एक्सेलरेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस का एक्स। फोर्स क्या होना चाहिए? माइनस का के एक्स। के कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्त। या √3a/2 तक जाने का कितना समय लगेगा, या एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने का कितना समय लगेगा, इसके अलावा कोई सवाल बनता ही नहीं है। स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, तो इस ऑसिलेटर को तुम चंद्रमा पे ले जाओ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे ले जाओ, आप जहन्नुम में ले जाओ, जुपिटर पे ले जाओ, इसके ऑसिलेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय क्लास। कैसे सारे प्यारे बच्चे? तो आज के इस सेशन में अपन ऑसिलेशंस के माइंड मैप्स देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ऑसिलेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं ऑसिलेशंस चैप्टर्स को लेके, उसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात समझते हैं कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी मोशन अगर अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम को एज इट इज रिपीट कर ले रहा है, तो ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट थिंग इज कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है दोस्त? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट। कोई भी अगर पार्टिकल किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो उसे ऑसिलेटरी कहेंगे, जैसे कि पेंडुलम का मोशन होता है या स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर्स होते हैं, ये सारे कैसे होते हैं? ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। उसके बाद आता है एसएचएम, जिसके बारे में हम मोस्टली पढ़ने वाले हैं। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो पीरियोडिक भी होता है, ऑसिलेटरी भी होता है, और साथ में जो उसके ऑसिलेशंस होते हैं वो एक साइनोसॉइडल फंक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन विद साइनोसॉइडल डिस्प्लेसमेंट, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो साइन के कर्व को अगर फॉलो कर रहा है, साइन के फंक्शन को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे मोशन को एसएचएम कहते हैं। एसएचएम की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू, अगर x एक्सिस पे एसएचएम कर रहा है तो x मतलब x एक्सिस के अलाउंग का जो पोजीशन होगी वो कैसे पता चलेगी? a sin ओमेगा t प्लस फाई, वेयर a क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, ओमेगा क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और फाई क्या होता है? इनिशियल फेज होता है। यहां तक क्लियर है? तो बेसिक डेफिनेशन पे, बेसिक इस इक्वेशन पे कई बार सवाल आए हैं, जैसे 2010 में, 1994 में, 2019 में सवाल पूछे गए, ठीक है। अब कोई भी गिवन इक्वेशन एसएचएम है या नहीं है, इस पे भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी इक्वेशन, कोई भी किसी भी पार्टिकल का मोशन अगर एसएचएम है, तो ये मस्ट हैव कंडीशन है कि उसका एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स। एक्सेलरेशन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस का एक्स। फोर्स क्या होना चाहिए? माइनस का के एक्स। के कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्त। यहां पे x की पावर का 1 का आना बहुत जरूरी है। x की पावर 1 की जगह 2, 3, 4 या -1, -2, -3 कुछ भी हुआ तो वो एसएचएम नहीं होगा। x की पावर का 1 होना बहुत जरूरी है, इस माइनस साइन का भी होना बहुत जरूरी है। ये कभी पॉजिटिव f इज टू प्लस का kx लिखा होता वो एसएचएम नहीं होता। f इज टू माइनस kx होना बहुत जरूरी है। वैसे ही एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का x, माइनस होना बहुत जरूरी है। यहां तक क्लियर है? एक्सेलरेशन एंड पोजीशन हमेशा अपोजिट होंगे, मतलब ये कह सकते हो आउट ऑफ फेज होंगे। अगर तुमसे एक्सेलरेशन और पोजीशन में फेज डिफरेंस पूछ दे, तुम क्या बताओगे? पाई का फेज आएगा। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं या पाई का फेज होता है, 180 डिग्री को पाई भी कहते हैं। जो इसकी एसएचएम की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी मेरी बात। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और उसमें पूछ देगा एक इक्वेशन देके कि बताओ ये एसएचएम की इक्वेशन है कि नहीं है, तो ध्यान देना अगर यहां पे प्लस का साइन है और x की पावर 1 है तभी वो एसएचएम होगा। मान लो प्लस की जगह तुम्हें इक्वेशन में ऐसी कोई इक्वेशन दे दी d2x बाई dt स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अगर यहां माइनस आ रहा होता तो वो एसएचएम नहीं। ये क्या डांस कर रहे हैं? मान लो बच्चा पार्टी एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया d2x बाई dt स्क्वायर माइनस टाइम्स 10x, क्या ये एसएचएम है? क्या ये एसएचएम है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस आ गया, यहां पे प्लस आना बहुत जरूरी। ऑब्वियस सी बात है, माइनस का kx को जब इधर ले आओगे तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही, ठीक है। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन में देखेंगे तो यहां प्लस आना जरूरी है।
फोर्स के साथ रिलेशन देख रहे होंगे तो इक्वालिटी के उस साइड अगर होगा तो माइनस का आना बहुत जरूरी है, ये मस्ट हैव एसेंशियल कंडीशन है। अब ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे इस इक्वेशन में मैं तुमसे पूछूं ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, तो तुम कंपैरिजन करके डायरेक्टली कह सकते हो कि यार ये ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा कितना हो जाएगा, √10 आ जाएगा। डायरेक्टली इक्वेशन देख के आप ओमेगा तुरंत ही बोल सकते हैं। कंपेयर करोगे, यहाँ ओमेगा स्क्वायर होता है तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 10 है तो ओमेगा क्या आ जाएगा, √10। एक बार ओमेगा पता चल जाएगा तो किसी भी एसएचएम के क्वेश्चन में जनरली टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ही पूछा जाता है। अब टाइम पीरियड की बात करें तो 2π/ω होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो वो ω/2π हो जाता है। आई होप यहां तक सारे बच्चे कंफर्टेबल होंगे और क्लियर भी होंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसएचएम क्लियर है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x⁻1, फोर्स इज इक्वल टू माइनस का k इंटू x⁻1। यहां पावर 1 होना और यहां माइनस होना बहुत जरूरी है। अगर डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन लिखोगे तो d2x/dt² प्लस ω²x इज इक्वल टू, मतलब x⁻1 का भी आना मस्ट हैव कंडीशन है और यहां पे प्लस साइन का भी आना मस्ट हैव कंडीशन है। क्लियर है? टाइम पीरियड 2π/ω होता है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड दैट इज ω। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे इस चैप्टर के, दैट इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड पोजीशन। ठीक है, आप देखो कितने साल पूछा गया है, 2005 में, 1992 में, 2020 में, 2019 में, 2017 में, 2015 में, 2008 में, 2004 में, 1996 में, 2023 में। तो इस मैक्सिमम टाइम जो सवाल आते हैं वो इस कंसेप्ट पे बेसिस पे ही आते हैं। क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पढ़ी यहाँ पे, इनमें आपस में कोरिलेशन। तो वेलोसिटी, ओमेगा, एम्पलीट्यूड और पोजीशन में क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स √a² माइनस x² होता है। अगर तुमसे कोई मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ दे तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब x की वैल्यू 0 हो। जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा हो और वो मीन पोजीशन पे हो, मतलब x की वैल्यू 0 हो, तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है? v max की वैल्यू ओमेगा टाइम्स a होती है। तो ये तो वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई पोजीशन के टर्म्स में। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। तो एक्सेलरेशन होता है माइनस का ω² x, माइनस का ω² x। x क्या है बच्चा पार्टी? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर पूछ देगा तो मैक्सिमम पोजीशन क्या हो सकती है? x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एम्पलीट्यूड a के बराबर हो सकता है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू a होगी, पुट कर दोगे तो a max आ जाता है माइनस का ω² a, v max आ जाता है ओमेगा a, v का जनरल फंक्शन ओमेगा टाइम्स √a² माइनस x²। अब आपसे कभी कभार पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस भी पूछ देगा। तो यही ट्रिक मैंने आप लोग को काइनेमेटिक्स में भी बताई थी, XVA ट्रिक। तो वही यहां पे भी आ जाती है XVA ट्रिक। समझ लेना, XVA लिख देंगे। पोजीशन वेलोसिटी में फेज डिफरेंस कितना है? π/2 का। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में भी फेज डिफरेंस कितना है? π/2 का। तो अगर कभी पोजीशन और एक्सेलरेशन में पूछ दिया तो π/2 प्लस π/2 कितना आ जाएगा? पाई। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आप लोग को बताई है बना के कि फेज किस में कितना फेज डिफरेंस होता है। तो पोजीशन और वेलोसिटी में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में हर एक टर्म में π/2 का डिफरेंस है। पोजीशन वेलोसिटी में π/2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में π/2। अब इस तरह से लिखोगे तो समझ में, अगर पोजीशन और एक्सेलरेशन में पूछ दिया तो ये वाला π/2 और ये वाला π/2 ऐड करोगे तो टोटल फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? पाई। तो पोजीशन वेलोसिटी में π/2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में भी π/2 एंड पोजीशन एक्सेलरेशन में कितना हो जाएगा? टोटल फेज डिफरेंस पाई का आ जाता है। आई होप यहां तक सभी लोग कंफर्टेबल होंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज अभी मैंने बताई उस पे बेस में कुछ PYQs तुम्हें करा देता हूं ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि क्या है। देखो कितने सुंदर नोट्स हैं तुम्हारे लिए, सारी चीज PYQ टैग है। आओ क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे नीट 2017 का ये सवाल मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं। देखो बहुत सिंपल सवाल है, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की वैल्यू आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर, पार्टिकल की लोकेशन x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे रखी है। द मीन फ्रॉम द मीन पोजिशन, द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इक्वल्स टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। इस वक्त ये कह रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बराबर है। इस वक्त जब पोजीशन 2 सेंटीमीटर है, इस पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बराबर है।
हमने कहा बहुत बढ़िया बात, मान लेते हैं कि भाई दोनों बराबर हैं। एक बार अगर मैंने मान लिया तो क्या जा रहा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या सीखा था, ओमेगा टाइम्स रूट ओवर एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सीखा था। और अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखेंगे वो चौपाटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड मतलब आपको साइन को कंसिडर नहीं करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या सीखा था बच्चा पार्टी, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स सीखा था। चूंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड चाहिए, ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स सीखा था एक्स के टर्म में, हमें चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दे। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिख दो कितना, ओमेगा स्क्वायर एक्स। आज के सेशन में सवाल भी करा दिए क्योंकि इसमें बहुत कम थ्योरी है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन के मुताबिक बराबर है। अब आप क्या करोगे, जो कट रहा है काट देंगे, ओमेगा से ओमेगा काट देंगे, पावर 2 कट जाएगी, ठीक है। दोनों साइड एक बार स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करते ही यहां तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, बचेगा। और यहां पे देखो ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या ए और एक्स की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, वैल्यू पुट करेंगे बिल्कुल हम लोग। तो ए की वैल्यू आप पुट कर देंगे कितनी बच्चा पार्टी, 3। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों तरफ सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, कट जाएगा बदलोगे भी तो 3 का स्क्वायर माइनस एक्स कितना है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है, 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है भारतीय संस्कृति के हिसाब से, 9 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे बच्चा पार्टी तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 5/4 आ जाएगी। यहां से ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, √5/4। पूरी जद्दोजहद एसएचएम के हर एक सवाल में ओमेगा फाइंड करने की है। एक बार ओमेगा आ जाए तो बाकी सारी चीजें तुरंत निकल जाती है। पूछा क्या है, टाइम पीरियड पूछा है। क्या भारतीय संस्कृति के अनुसार टाइम पीरियड की वैल्यू 2π/ओमेगा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे 2π/ओमेगा, √5/4 है तो √5 तो नीचे आ जाएगा, √4 ऊपर चला जाएगा। √4 बाहर निकाल लोगे वो 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4π/√5 सेकेंड्स आ जाएगा। 4π/√5 सेकेंड्स आपका आंसर। कंफर्टेबल है, क्लियर है इस तरीके के सवाल को लेके। एक आध सवाल और करते हैं दोस्त। AIPMT 2015 का सवाल है, सिंपल प्लेन फॉर्मूला लगते हैं जो मैंने बताया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशन के। पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज a। देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा है स्मॉल ए, तो a मैक्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ओमेगा स्क्वायर है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है, जब x पोजीशन किसके बराबर हो, एम्पलीट्यूड के। तो a मैक्स का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर ए बताया था। यही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड इन्होंने a बता रखा है। a नहीं है वो अल्फा है भाई, मिसप्रिंट है, ये इज अल्फा। a मैक्स कितना है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एम्पलीट्यूड a। क्लियर है। एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। अगर आप v मैक्स की बात करें तो बच्चा पार्टी v मैक्स की वैल्यू ओमेगा टाइम्स एम्पलीट्यूड बताई थी और मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू क्वेश्चन के मुताबिक बीटा दे रखी है, तो बीटा ओमेगा टाइम्स a हो जाएगा। हाँ या ना। यहां से बच्चा पार्टी क्या मैं एम्पलीट्यूड की वैल्यू बीटा अपॉन ओमेगा लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, a की जगह आपने बीटा बाय ओमेगा पुट कर दिया। इस ओमेगा से ये ओमेगा कट जाएगा। पूछा गया है देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस पूछा है, पहले ओमेगा निकाल लो। ओमेगा आ गया अल्फा बाय बीटा के बराबर। कि किसी को कोई समस्या, सिंपल फॉर्मूला v मैक्स का फॉर्मूला पुट कर दिया, a मैक्स का फॉर्मूला पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया। एक बार ओमेगा आ गया तो अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π/ओमेगा लिखा जाता है दोस्त। 2π/ओमेगा, ओमेगा कितना है, अल्फा बाय बीटा, बीटा ऊपर चला जाएगा, तो 2π बीटा बाय अल्फा। 2π बीटा बाय अल्फा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो बहुत ही कद्दू से सवाल आते हैं और ये तो मैंने वो सवाल लिए हैं जो डिफिकल्ट नेचर के हैं, ठीक है। जैसे नीट 2023 का ये बहुत खूबसूरत सा सवाल,
ये कोई पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुमसे देखो ये टाइम एक्सिस है, तुमसे पूछ दे एक टाइम पीरियड का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, तो एक टाइम पीरियड का दोस्त फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो समय लगे। तो क्या ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन इसके बाद अपने आप को रिपीट करेगा? तो ये पूरा समय वन टाइम पीरियड होगा। जरा ग्राफ देख के बताओ कंप्लीट टाइम पीरियड कितना है? 0 2 4 6 8, क्या 8 सेकेंड लगे हैं? क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है एसएचएम का वो 1 दिख रहा है? ए इज इक्वल टू 1 दिख रहा है सभी को? हाँ या ना? अब क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा है। पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स पढ़ा था? टी की वैल्यू 2 सेकेंड पे देखो पोजीशन जो एम्पलीट्यूड है या पोजीशन जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है? एग्जैक्टली 1 के बराबर मिल रही है। मतलब t इज इक्वल टू 2 पे अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पार्टिकल मतलब x a के बराबर है, जिसकी वैल्यू 1 दे रहा है। x की जगह 1, बस ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें। क्या टाइम पीरियड हमें पता है? हमारी संस्कृति के अनुसार टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा बताया गया है हमें। टाइम पीरियड 8 सेकेंड दे रखा है, तो दोस्त ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय 8 दैट इज पाई बाय 4 हो जाता है। ओमेगा की वैल्यू क्या पाई बाय 4 हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। तो यहां पे ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पूछा गया है माइनस टाइम्स ओमेगा कितना है? पाई बाय 4 का होल स्क्वायर कर दोगे और ये तो 1 है। तो सॉल्व करके माइनस का पाई स्क्वायर बाय 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस का पाई स्क्वायर बाय 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द एक्सेलरेशन। आई होप यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे एंड क्लियर भी होंगे, ठीक है। एक सवाल और है नीट 2020 का, जो मैंने फेज डिफरेंस के लिए बताया। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन पूछा है। मैंने क्या बताया? फेज डिफरेंस ध्यान रखने की ट्रिक, एक्स वी ए लिख ले। हर कंसेक्यूटिव टर्म में जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई बाय 2 होता है। तो अगर पोजीशन वेलोसिटी पूछा होता आंसर पाई बाय 2 जाता, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन में फेज डिफरेंस पूछा जाता पाई बाय 2। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कहां से कहां का पूछ दिया है? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन का। तो पूरा ये फेज डिफरेंस पूछ दिया है, तो पाई बाय 2 ये वाला भी ऐड होगा प्लस पाई बाय 2। या आंसर फाइनली पाई का फेज डिफरेंस है, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई हो जाएगा। तो पोजीशन एक्सेलरेशन में पाई का होता है, पोजीशन वेलोसिटी में पाई बाय 2 होता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में पाई। ये शॉर्ट ट्रिक है। चूंकि अपने के पास पोजीशन एक्सेलरेशन पूछा था तो पाई होता है, डायरेक्टली टिक करेंगे बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। AIPMT 2020 का सवाल था। अब चलो टाइम पीरियड की बातें आ गई, तो मैं पहले तुम्हें टाइम पीरियड पढ़ा देता हूँ, फिर उसके कुछ PYQ कराऊंगा। तो ये स्लाइड अपनी हो गई थी। मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं, सबसे अच्छे न्यूमेरिकल यहाँ बनते हैं, सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मुलेज हैं जो तुम ध्यान रखोगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्रॉमिस करो हाँ सर हम ये बिल्कुल याद रखेंगे। इनफैक्ट पूरे माइंड मैप्स में जितने भी फॉर्मुलेज हैं सब कुछ माइंड मैप तुम्हें इसीलिए बनाया जा रहा है कि आखिरी वक्त में तुम इनको देख के जाओ, ये सारे की पॉइंट ध्यान है ताकि तुमसे खटाक से सवाल। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट चीज की, टाइम पीरियड को। तो टाइम पीरियड की कैलकुलेशन इस चैप्टर की सबसे डरावनी बात होती है, जो बच्चों को थोड़ा परेशान करती है। बट देखो डरने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। 5 मिनट में तुम्हें पूरा टाइम पीरियड अच्छे से पढ़ा दूंगा, कहीं से कहीं का टाइम तुम खटाक से निकालोगे। सिंपली क्या करेंगे बच्चा पार्टी, देखो सवाल पूछा कहां से कहां जाएगा। ये जो 0 होता है इसे क्या कहते हो? मीन पोजीशन कहते हो। और ये क्या होता है? एक्सट्रीम पोजीशन, ईपी। ईपी इज एक्सट्रीम पोजीशन और ये मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे एम्पलीट्यूड A होता है। इसके बीच में जो जो पोजीशन पे तुम्हें टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, यहां से यहां जाने का टाइम कितना लगेगा, वो सिर्फ यही लोकेशन है। हाफ द एम्पलीट्यूड A/√2 √3A/2। इसके अलावा चौथी चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब 5वीं।
मीन पोजीशन तो है ही है, मीन पोजीशन से या तो हाफ द एम्पलीट्यूड पे जाने के लिए टाइम पूछ देगा कितना लगेगा, या a/√2 तक जाने का कितना टाइम लगेगा, या √3a/2 तक जाने का कितना समय लगेगा, या एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने का कितना समय लगेगा। इसके अलावा कोई सवाल बनता ही नहीं है। ठीक है, तो यही 4-5 लोकेशन है, 0, a/2, a/√2, √3a/2 और तो कोई अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन से a/2 के बीच का समय कितना होता है, t/12 होता है, वेयर t इज द टोटल टाइम पीरियड। t क्या है, टोटल टाइम पीरियड, और t/12 लगता है 0 से हाफ पे जाने का। हाफ से 1/√2, a/2 से a/√2 के बीच में t/24 का समय लगता है। फिर a/√2 से √3a/2 में भी t/24 ही समय लगता है, और फिर √3a/2 से a में t/12। तो तुम्हें ज्यादा वैल्यू भी याद नहीं रखनी, दो ही वैल्यू t/12 एंड t/24। पहले और आखिरी वाले t/12 है, बीच वाले दोनों t/24। जो चीज इस साइड है वही चीज एग्जैक्ट सेम थ्योरी यहां पे भी है। तो 0 से -a/2 भी जाने में समय t/12 लगेगा, -a/2 से -a/√2 जाने में t/24 लगेगा, -a/√2 से -√3a/2 जाने में t/24 लगेगा, और यहां से -√3a/2 से -a जाने में t/12 लगेगा। इस पे स्टार लगा के लिख लो, अमन सर ट्रिक। ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है जिसे आप यूज करेंगे और सबसे तेज आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो तुम्हें कैसे करना है। मान लो तुमसे क्वेश्चन में पूछ दिया फाइंड टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम मीन पोजीशन टू a/√2। क्या करोगे, t/12 प्लस t/24। मान लो क्वेश्चन में पूछ दिया फाइंड टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम मीन पोजीशन टू √3a/2। तो यहां से लेके यहां तक जाना है, यहां का t/12 प्लस t/24 प्लस t/24। मान लो यहां से लेके तुम्हें एक्सट्रीम तक जाना है, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, t/12 प्लस t/24 प्लस t/24 प्लस t/12। मान लो क्वेश्चन में ये लिखा हो कि मीन पोजीशन से नहीं, बोला है कि पार्टिकल को a/2 से एक्सट्रीम तक जाना है। पार्टिकल इज एट हाफ द एम्पलीट्यूड, लैंग्वेज लिखेगा पार्टिकल इज एट हाफ द एम्पलीट्यूड एंड वांट टू गो टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहां से यहां जाने में देखो कौन कौन से है, यहां से पहले यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा। तो t/24 ऐड करोगे, प्लस t/24 लिखोगे, प्लस t/12 लिख दोगे, तो यहां से यहां तक का समय, कहीं से भी कहीं का भी समय निकाल सकते हो, फिर तुम्हें सिर्फ ऐड करना है। मान लो क्वेश्चन में पूछ दिया है कि पार्टिकल जो है पहले से ही एक्सट्रीम पोजीशन पे है और वापस आ रहा है, और हाफ द एम्पलीट्यूड आने में कितना समय लगेगा। मान लो एक्सट्रीम पे है, वापस आएगा तो पहले यहां से यहां का समय t/12 ट्रेवल करेगा, फिर √3a/2 से a/√2 के बीच का t/24 ट्रेवल करेगा, फिर यहां से यहां आएगा, फिर t/24 समय लगेगा। तो अगर एक्सट्रीम से हाफ द एम्पलीट्यूड आना है तो क्या क्या ऐड होगा, t/12 प्लस t/24 प्लस t/24 ऐड कर दोगे, फाइनल टाइम आ जाएगा। कुछ भी नहीं है दोस्त, तुम अगर ये ध्यान रखते हो, बस तुम्हें देखना है कि उसके बाद क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि कहां है और कहां जाना है। अगर मीन पोजीशन से है तो वहां से ऐड कर देना, एक्सट्रीम पोजीशन से पूछा होगा तो वहां से टाइम ऐड करना शुरू कर देना। कुछ सवाल कराता हूं अभी और एक चीज और समझना, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पार्टिकल होता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाने में समय t/4 लगता है, फिर एक्सट्रीम से मीन पे आने में वापस t/4 लगता है, फिर एक्सट्रीम जब मीन पे आएगा तो इधर जाएगा, इधर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाने में t/4 समय लगता है, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आने में फिर t/4 लगता है। जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे पहुंचता है तो यहां पे पहुंच के उसकी जो मैक्स एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है, और यहां जब एक्सट्रीम पे होता है तो उसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चा पार्टी, मैक्सिमम होता है, और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है। वही वेलोसिटी की बात करें तो मीन पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पे मिनिमम कह लो या 0 होती है। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो कभी भी पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा घटती है, और मैग्नीट्यूड ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा बढ़ रहा होता है। और वहीं जब भी एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा घटेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी टाइम पीरियड को लेके, आई होप समझ गए होंगे। ये आपने याद कर लिया होगा कि 0 से a/2 में t/12 और √3a मतलब आखिरी वाले दोनों में t/12 आता है, बीच वाले दोनों में t/24 t/24 होता है।
और मीन कोएफिशिएंट के इधर और इधर बिल्कुल सिमेट्रिक होता है। तो पहले दो t/12 के और बीच वाले दो t/24 t/, इतना याद कर लोगे, फिर जहां पे दे रखा है वो पोजीशन बनाओ, जहां जाना है वहां तक का टाइम ऐड कर दो, आपका आंसर खटाक से आएगा, दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई पेन नहीं चलाना। जो एसएचएम में पूरा भेजा खराब करके फेजर डायग्राम पढ़ते थे, एसएचएम एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्कल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते थे, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ट्रिक करो, ऐसा कोई सवाल नहीं है दुनिया में जो इससे ना करता हो ही नहीं कोई सवाल। सिर्फ ये ध्यान रखो, खटाखट एडिशन सब्ट्रैक्शन करना रह जाता है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं, सिर्फ एडिशन करना। सवाल करा देता हूं, फिर आप देखते हैं कैसे सवाल आते हैं। कुछ PYQs करा देता हूं मैं इस पे। हाँ, AIPMT 1992 का सवाल। A simple harmonic oscillation has amplitude A and time period T. The time required by travel x is equals to 0 to x is equals to a/2 तक जाने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना होता है, वैसे तो तुम्हें इनका आंसर याद हो चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं बता, ये 0 हो गया, ये +a हो गया, ये आपका -a हो गया। अब बीच में मैंने कौन कौन सी जगह बताई थी बच्चा पार्टी, a/2 माइनस का a/√2 और माइनस का √3a/2। वहीं अगर इधर की बात करेंगे तो प्लस का a/2, प्लस का a/√2 और प्लस का √3a/2। ये वैल्यू ध्यान रखना भी बहुत मुश्किल नहीं है, साइन की टेबल है। 0 30 डिग्री पे हाफ होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है और उस पे 90 डिग्री पे 1 होता है, कुछ नहीं है। तो मीन पोजीशन ये वाला टाइम कितना होता है बच्चा पार्टी, तुम्हें अभी बताया था t/12 होता है, ये वाला भी कितना होता है t/12 होता है, बीच वाले दोनों कितने होते हैं t/24 होते हैं। तो t/24 और t/24। क्वेश्चन में तुमसे देखो कहां से कहां जाने के लिए कह रहा है, x इज इक्वल टू, अच्छा 0 नहीं, x इज इक्वल टू a से a/2 पे जाना। तो पार्टिकल यहां पे है, ये स्टार्ट वाला मोशन है, और कहां पहुंचना है, a/2 पे पहुंचना है, यहां पहुंचना है, फिनिश यहां है। तो जब यहां से यहां आओगे तो देखो कौन कौन से ऐड आओगे, ये पहला इस ड्यूरेशन का टाइम भी ऐड करोगे, यहां से यहां का भी करोगे, यहां से यहां का भी करोगे, मतलब ये भी ऐड करोगे, ये भी ऐड करोगे, ये भी ऐड करोगे। क्लियर है? तो टोटल टाइम कितना लगेगा, यहां से यहां का t/12 प्लस यहां से यहां का t/24 प्लस यहां से यहां का t/24, ये आ गया टाइम तुम्हारा खत्म। एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, सभी का 24 आ जाएगा, यहाँ पे 2t आ जाएगा, बाकी प्लस टी रहेगा। तो 3 1 4 4t/24 सॉल्व करके कितना आ गया, t/6। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कोई भी दिक्कत वाली बात है, सुपर सिंपल है। क्या कोई फेजर सॉल्व करने की जरूरत है, क्या कोई एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने की जरूरत है? ये ध्यान रखो ना, t/12 कोने वाले दोनों t/12, बीच वाले दोनों t/24 फिर देखो कहां से मोशन कहां जा रहा है, x इज इक्वल टू a से a/2 जाना है, यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक फिनिश करना है। तो इस पूरे में जितने भी टाइम आ रहे हैं, एक ये आ रहा था, एक ये आ रहा था, एक ये आ रहा था, तीनों को ऐड कर दिया, काम खत्म। अगला सवाल तुम खुद से करोगे। AIPMT 2007 आपको इंटरेस्टिंग लग रही है ट्रिक्स, और जो सारी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि सर बहुत आपने हेल्प कर दी और काफी इजी कर दिया बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड सी चीजों को। बहुत ही इजी चैप्टर है यार, और जो मैंने नोट्स इस माइंड में अपने बना दिया है इतना ही है, इससे सारे PYQ पिछले 30 साल के हो जाएंगे, किसी एक्स्ट्रा नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विद एन एम्पलीट्यूड A, एम्पलीट्यूड कितना है A। The period of oscillation T, the minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position। ये तो डायरेक्टली कर दोगे, 0 से a/2 जाने का समय पूछा है, सबको पता है कितना है, मैंने बता रखा है t/12 होता है, ठीक है। a/√2 यहां से यहां का कितना होता है, t/24 होता है, 3 बार लिख लोगे याद आ जाएगा। √3a/2 तक जाने का भी कितना समय होता है, यहां से यहां तक का t/24 होता है। फिर यहां से एक्सट्रीम पोजीशन प्लस a तक जाने का कितना होता है, t/12 होता है। हालांकि ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, 0 से a/2, मतलब सिर्फ इतना सा पूछा था। आंसर डायरेक्टली टिक करें, ऑप्शन नंबर 3 खत्म। क्या सुपर इजी लगने लगा ये चैप्टर?
अब ये एनर्जी वाले सवाल आ गए, तो पहले अब एनर्जी पढ़ लेते हैं, फिर एनर्जी के सवाल करेंगे। तो ये बात हो गई टाइम पीरियड की। अब बात कर लेते हैं स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर की और स्प्रिंग के कंसेप्ट की। बच्चा पार्टी सबसे पहले बात समझेंगे कटिंग ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, कंसेप्ट। मान लो ये कोई पूरी स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K है और टोटल लेंथ L है। इसका अगर तुमने कुछ पार्ट कट करके निकाल दिया, इतने से पार्ट की लेंथ अगर L/N है, लेंथ अगर 1/N टाइम्स कर रहे हो, तो इतने से पार्ट की जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K डैश, वो ओरिजिनल के N टाइम्स होगा। अगर लेंथ 1/N टाइम्स करते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट N टाइम्स हो जाता है। मतलब अगर लेंथ को काट के आधी लेंथ की स्प्रिंग ले लोगे, स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। अगर 1/3 लेंथ ऑफ स्प्रिंग काट के 1/3 लेंथ की छोटी सी स्प्रिंग बना दी तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसको 4 हिस्सों में तोड़ देते तो एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट 4K हो जाता। इसी स्प्रिंग को अगर 5 हिस्सों में कर दोगे, तोड़ दोगे, इसकी टोटल लेंथ L/5 कर दोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट 5K हो जाएगा। तो अगर तुमने स्प्रिंग की लेंथ L/N टाइम्स कर दी है तो स्प्रिंग कांस्टेंट N टाइम्स हो जाता है। लेंथ जितनी टाइम्स छोटी करोगे, स्प्रिंग कांस्टेंट उतने टाइम्स बढ़ जाता है। ये सिंपल सा लॉजिक होता है स्प्रिंग कटिंग ऑफ स्प्रिंग को लेके। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग समझना बच्चा पार्टी। ये जो स्प्रिंग इस तरह से जुड़ी है लाइन में, तो इनको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में 1/K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है 1/K1 + 1/K2 + 1/K3 अप टू 1/Kn। और इस तरीके से अगर अरेंजमेंट जुड़ी होती है जिसमें सभी में एक्सटेंशन सेम हो, तो उस केस में क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 + K2 + K3 + K4। मतलब स्प्रिंग को तुम एज्यूम कर सकते हो एज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में सीरीज का फॉर्मूला यही होता है और कैपेसिटर में सी इक्विवेलेंट का पैरेलल में फॉर्मूला क्या यही होता है। अगर मैं एक स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर की अगर बच्चा पार्टी में बात करता हूं, तो ये एक सिंपल सा स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/K इक्विवेलेंट। सवाल में क्या खेल कर सकता है, स्प्रिंग की जगह कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग दे सकता है। सीरीज एंड पैरेलल इक्विवेलेंट कैसे निकालने हैं भाई, जहां सीरीज हो सीरीज वाला फॉर्म लगा देना, जहां पैरेलल हो वहां पैरेलल वाला फॉर्म लगाना हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, मिस भी है मैंने, अच्छा हुआ याद आ गई। ये एक बहरूपिया कॉम्बिनेशन होता है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, 3K2। ये एक बहरूपिया सिस्टम है। बहरूपिया इसलिए क्योंकि देखने में देखो दोनों स्प्रिंग लीनियर अरेंजमेंट में लग रही है, तो हमें देख के ऐसा लगता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, बट ऐसा होता नहीं है। ये कैसा है बच्चा पार्टी, ये पैरेलल है। सिर्फ एक ही सिचुएशन है बहरूपिया सर्किट की। क्यों पैरेलल है ऐसा समझना। अगर ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस करोगे तो जितना इसमें कंप्रेशन आया क्या उतना ही उसमें एक्सटेंशन। पैरेलल कहने का लॉजिक ये होता है, अगर सभी स्प्रिंग में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एक्सटेंशन या कंप्रेशन सेम है तो पैरेलल कहते हैं, और सभी स्प्रिंग में जब टेंशन सेम होती है तो सीरीज कहते हैं। अब चूंकि तुम इसे जब इधर डिस्प्लेस करोगे, मान लो ये एक्स कंप्रेस हुई K2 वाली, तो K1 वाली एक्स इलोंगेट हुई होगी। तो इस लॉजिक से तुम्हें समझ में आएगा कि ये पैरेलल ही है। इस सिस्टम के लिए अगर आप K इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पैरेलल के लॉजिक से क्या करते हो, ऐड करते हो डायरेक्टली, K1 + K2 हो जाएगी। यहां पे सीरीज वाला फॉर्मूला मत लगाना, सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है जिसमें आप गलती कर सकते थे, मैंने बता दिया। बाकी तुम्हें डायरेक्टली लिख जाएंगे, सीरीज वाले सीरीज में, पैरेलल वाले पैरेलल में। जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज में देखते थे वैसे इसको भी सीरीज में देखना है। लीनियर एक लाइन में लगे हैं सीरीज है, पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल है। कोई बहुत दिक्कत बात नहीं है। एक ही ये बहरूपिया सिस्टम आता है जो मैंने बता दिया कि देखने में सीरीज जैसा है लेकिन है ये एक्चुअली में पैरेलल। तो इसके केस में K इक्विवेलेंट K1 + K2 आ जाएगा। मान लो इस ऑसिलेटर का तुमसे टाइम पीरियड पूछा जाता, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2π√m/K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट की जगह क्या पुट कर दोगे, K1 + K2। तो इस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/K1 + K2। आई होप यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे एंड क्लियर होंगे। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। ये तो हो गया एक, देखो दो तरीके के ऑसिलेटर के टाइम पीरियड अपने सिलेबस में है। एक है स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर जिसका सिंपल फॉर्मूला है 2π√m/K इक्विवेलेंट, खत्म। स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, तो इस ऑसिलेटर को तुम चंद्रमा पे ले जाओ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे ले जाओ,
आप जहन्नुम में ले जाओ, जुपिटर पे ले जाओ, इसके ऑसिलेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसका टाइम पीरियड चेंज करना है तो या तो मास को चेंज करना पड़ेगा या इसके इक्विवेलेंट चेंज करना पड़ेगा। सवाल क्या आएंगे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में तुमसे, स्प्रिंग के सीरीज और पैरेलल के लॉजिक से तुम्हें के इक्विवेलेंट निकालने को आ सकता है। के इक्विवेलेंट एक बार निकाल लिए, इस वैल्यू में फुट करोगे, तुम्हारा टाइम पीरियड का सवाल आ जाएगा। क्लियर है दोस्त? अब बात कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। अगली चीज जो अपने सिलेबस में है वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव। समझना बच्चा पार्टी, सिंपल पेंडुलम के चीज में अगर तुमने ध्यान दिया हो तो पेंडुलम जो बॉब है इसका मास m है, लेकिन क्या इस बॉब के मास पे डिपेंड कर रहा है? तो देखो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता। वहीं स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर जो होता है, स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड करता है, लेकिन सिंपल पेंडुलम पे मास पे डिपेंड नहीं करता। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जी पे, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और वही बच्चा पार्टी एक स्प्रिंग ब्लॉक ऑसिलेटर का ग्रेविटी पे। ये मास पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे नहीं, और ये वाला ऑसिलेटर मास पे डिपेंड नहीं करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव आती है। अब पूरी जो कहानी आएगी इस चैप्टर में सिंपल पेंडुलम को लेके, जी इफेक्टिव निकालने की आ जाती है। जी को लेके ही वेरिएशन कर करके सवाल तुमसे पूछ सकते हैं, और इनकी औकात है नहीं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, बताएंगे आर्टिफिशियल सेटेलाइट को पेंडुलम को आर्टिफिशियल सेटेलाइट में लेंगे। आर्टिफिशियल सेटेलाइट में ले जाते ही जी इफेक्टिव क्या हो जाता है? 0। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। पहला केस खत्म। दूसरा हो जाएगा लिफ्ट के केसेस। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाता है, यहाँ पे जी इफेक्टिव की जगह जी प्लस ए डाल देना। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो टाइम पीरियड जी इफेक्टिव की वैल्यू जी माइनस ए हो जाती है, जी इफेक्टिव की जगह जी माइनस ए पुट कर देना। अगर यही लिफ्ट हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रही है तो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है, तो जी इफेक्टिव की जगह रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पुट कर देंगे। लिफ्ट के केसेस खत्म हो गए। दूसरा नेक्स्ट जो ये खेला कर सकते हैं, ले सकते हैं पेंडुलम ऑफ लार्ज लेंथ। ठीक है, अगर बहुत बड़ी लेंथ का पेंडुलम ले लोगे, मतलब इतनी बड़ी कि वो लेंथ अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में, छोटा मोटा नहीं 1-2 किलोमीटर के लेंथ का पेंडुलम, बड़े बड़े पेंडुलम अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन वाले मतलब 500 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का, इतनी इतनी लेंथ के पेंडुलम अगर तुम ले लोगे, हाइपोथेटिकली है, उस केस में जो जी होता है वो कांस्टेंट नहीं रह जाता। तो उस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हें जो निकालते हैं वो आता है 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर इंटू जी। ठीक है, 1 बाय एल, एल क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। आर क्या है बच्चा पार्टी? रेडियस ऑफ अर्थ। और इस फॉर्मूले में एल क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया। तो 2 पाई रूट ओवर 1 अपॉन 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर इंटू जी। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब लेंथ कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ दे रखी हो, या लेंथ ऑफ पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ मेंशन कर रखी हो, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब इसमें क्या होशियारी दिखाते हैं, बोलेंगे अगर अच्छा बताओ मैंने इनफाइनाइट लेंथ का, मतलब फालतू की बातें हैं, लेकिन इनफाइनाइट लेंथ का अगर हमने पेंडुलम ले लिया तो टाइम पीरियड क्या आएगा? एल की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे, सॉल्व करोगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी आ जाएगा। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, जी की वैल्यू 9.8 तुम सब जानते ही हो, वैल्यू पुट करोगे 84.6 मिनट। मतलब किसी भी पेंडुलम की जो टाइम पीरियड है 84.6 मिनट से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट सबसे बड़े पेंडुलम का जो टाइम पीरियड तुमने निकाल दिया वो सबसे बड़ा, मतलब समझ रहे हो, इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का भी टाइम पीरियड 84.6 मिनट आता है। और क्या होशियारी करेगा, क्वेश्चन में कर सकता है कि भाई अर्थ है, अर्थ के अंदर टनल खोद दी, ये इंडिया में खोदी और अमेरिका से निकली, बिल्कुल डायगोनली अपोजिट। सेंटर से पास होती हुई टनल खोदो, चाहे कॉर्ड से पास हो, सेंटर से पास होती हुई टनल खोदो या सेंटर से पास होती हुई ना भी खोदो, दोनों ही केस में जो टाइम पीरियड का वो पूरा गणित लगाने के बाद फाइनल जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। चूंकि यही रिलेशन यहाँ पे भी आया था तो वैल्यू भी फाइनली वही आएगी 84.6 मिनट। तो अर्थ के थ्रू किसी भी टनल में अगर तुम पार्टिकल को एसएचएम कराना चाह रहे हो, ऑसिलेट कराना चाह रहे हो, तो टाइम पीरियड 84.6 मिनट ही आएगा। भले ही वो टनल सेंटर से पास हो रही हो, ऐसा लगता है कि भाई सेंटर से पास हो रही है तो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, कम लगना चाहिए, नहीं, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा होता है तो एक्सेलेरेशन भी ज्यादा होता है, यहाँ एक्सेलेरेशन कम होता है। तो अगर सेंटर से पास होती हुई टनल खोद दोगे अर्थ में तो भी क्या होगा बच्चा पार्टी? टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही आता है, और किसी कॉर्ड से पास कराओगे तो भी यही आता है, और दोनों ही केस में फाइनल जो रिजल्ट आएगा 84.6 मिनट आएगा। सिंपल पेंडुलम खत्म, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ सिंपली जी इफेक्टिव का वेरिएशन कराते हैं।
तीन तरीके से करा सकते थे, लिफ्ट को ऊपर भेज के, नीचे भेज के और ऑसिलेटर एक्सलेट करा के। बाकी की फालतू की कुछ बातें कर सकते थे, आर्टिफिशियल सेटेलाइट में डाल दोगे जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट बहुत बड़ा लेंथ का ले लोगे तो फॉर्मूला ये आ जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ का ले लोगे तो फॉर्मूला 84.6 आ जाएगा, टनल खोद दोगे तो ये हो जाएगा। इसके अलावा कोई केस है नहीं। अब कुछ एनर्जी भी बता देते हैं, फिर इकट्ठा में तुम्हें सारे सवाल। एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप देखेंगे 2021 में, 7 में, 23, 3 में, 2 में, 2001 में, 1996 में, 1995 में सवाल पूछे गए हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात समझनी है एनर्जी के लिए कि टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर वो एसएचएम है तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती। तो टोटल एनर्जी दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है हाफ के ए स्क्वायर। के क्या होता है बच्चा पार्टी, स्प्रिंग कांस्टेंट। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो हाफ के स्क्वायर आपका एनर्जी हो जाती है। इसे ई नॉट कह दो, ये कांस्टेंट रहती है किसी भी एसएचएम के लिए। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के स्क्वायर। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ए क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है और के स्प्रिंग कांस्टेंट भी कांस्टेंट रहता है, इसलिए टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी को आप ई नॉट लिख सकते हैं। अब बात करता हूँ नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारी भारतीय संस्कृति में हाफ mv स्क्वायर बताया गया है। v की वैल्यू ओमेगा टाइम्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बताई थी। v की वैल्यू ओमेगा टाइम्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बताई थी। बस यही वैल्यू आप उस फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर में m ओमेगा स्क्वायर, m इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, k के बराबर होता है। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ k टाइम्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसी भी पोजीशन x की वैल्यू तुम्हें दे रखा होगा, तुम काइनेटिक एनर्जी खटाक से निकाल सकते हो सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करके, हाफ k टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वहीं अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूले की बात करूं तो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वही यहाँ पे भी लगेगा। कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ के टाइम्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर हो जाती है। अगर बच्चा पार्टी में ग्राफ की बात करूं तो ये ऊपर ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है, क्या ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हमेशा किसी भी ग्राफ में किसको रिप्रेजेंट करती है, किसी एक कांस्टेंट पैरामीटर को डिपेंड करती है। तो ये जो ऑरेंज लाइन है वो क्या बता रही है, टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या है, ई नॉट है, जो कि कांस्टेंट होती है एसएचएम के लिए, चाहे आप माइनस ए पे हो चाहे प्लस ए। जब आप माइनस ए पे होते हो, ठीक है, एक्सट्रीम्स पे होते हैं, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आपको मैक्सिमम मिलती है। नेगेटिव एक्सट्रीम की बात करें या पॉजिटिव एक्सट्रीम की बात करें, दोनों ही एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलती है। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड 0 हो गई होती है, रुका होता है, फिर वापस आना शुरू करता है। तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। वही मीन पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो कहानी उल्टी हो जाती है। मीन पोजीशन पे पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम होती है और स्प्रिंग में कोई भी खिंचाव नहीं होता, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है मीन पोजीशन पे और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। तो देखो बच्चा पार्टी, ये ग्रीन वाला ग्राफ देखो, मीन पोजीशन पे बिल्कुल मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो मीन पोजीशन पे क्या मिनिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ग्रीन वाला ग्राफ किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का दे रखा है। और वहीं येलो वाला ग्राफ देखोगे तो ये एक्सट्रीम पे बिल्कुल 0 हो रहा है, इन दोनों एक्सट्रीम पे देखो यहां आ रहा है, और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये येलो वाला ग्राफ जो है काइनेटिक एनर्जी का है, ग्रीन वाला पोटेंशियल एनर्जी का है, और ऑरेंज टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी बता रहा है कि वो कांस्टेंट रहती है। क्लियर है? अब तुम्हारे लिए भाई अमन सर है तो कोई चीज़ बिल्कुल ठंडी ठंडी चली जाए नॉर्मल तो पॉसिबल ही नहीं ना, जब तक मैं तुम्हें सुपर इजी शॉर्ट ट्रिक्स ना बता दूं सॉल्व करने के। तो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को जो सुपर इजी शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो आप समझ लेना एनर्जी को लेके। एक्सट्रीम पोजीशन, जब ये आप मीन पोजीशन पे होते हो तो मीन पोजीशन पे पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो पीई फॉर पोटेंशियल एनर्जी, केई फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो x की वैल्यू जब 0 होती है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। a/2 पे पोटेंशियल एनर्जी E/4। E क्या है, टोटल एनर्जी। मैं लिख भी दे रहा, वेयर E इज टोटल एनर्जी। अगर किसी एसएचएम की टोटल एनर्जी E है तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। a/2 पे हाफ द एम्पलीट्यूड पे पोटेंशियल एनर्जी E/4, a/√2 पे पोटेंशियल एनर्जी E/2,
√3a/2 पे पोटेंशियल एनर्जी 3a/4, और जब एक्सट्रीम पे होता है टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के 5। और वहीं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखोगे तो एग्जैक्टली जो ये वैल्यू तुमने याद करी E/4, E/2 और 3E/4 और E, देखो बहुत ईजी है। 1/4 वाले पार्ट हैं, ये E/4, ये हाफ, ये 3E/4 और ये 0, 25%, 50%, 75%, 100% पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का उल्टा हो जाता है, जब ये मैक्सिमम E होती है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। यहां पे अगर ये 3E/4 है तो ये E/4 है, ये E/2 है तो ये E/2 है, और यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी E/4 होती है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम 3E/4 होगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे E होती है। यहाँ तक समझ में आया? तो ये वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर डिफरेंट पोजिशन आप ध्यान रखते हैं। आप ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि बच्चा पार्टी जब A/√2 पे होते हो तब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वली डिवाइडेड होती हैं। हाफ एनर्जी पर काइनेटिक एनर्जी के पास होती है और हाफ पोटेंशियल। अब ये रिलेशन या रिजल्ट मैंने कहाँ से निकाले सर, अगर हम एग्जाम में भूल जाए तो? कुछ नहीं दोस्त, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में x की वैल्यू पुट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में x की वैल्यू पुट करोगे, ये तुरंत ये रिजल्ट निकल गया। लेकिन मैं कहूँ एग्जाम में तुम ये भी टाइम क्यों वेस्ट करो, सबसे तेज करो ना, कितनी जल्दी आ रहा है। 0 E/4, देखो 0 मतलब 0, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0% है, 1/4 मतलब 25% हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 50% हो गई, और यहाँ पे ये 75% हो गई, और यहाँ टोटल एनर्जी जो E है, टोटल की टोटल एनर्जी E पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है 25, 50, 75, 100, कितने इजी तरीके से वेरी कर रही है। वही काइनेटिक एनर्जी के साथ भी ये कितना इजी तरीके से, ये 0, 25, 50, 75, 100 इधर से ऐसे शो होता है, वो उधर से शुरू होती है। देखो 0, 25, 50, 75, 100, ठीक है। तो बस ये नंबर तुम सिंपली याद कर लो, 0, 1/4, हाफ, 3E/4 और 1। तो E/4, E/2, 3E/4 और E, और काइनेटिक एनर्जी के लिए उल्टा लिख दो। तो तुम्हारे पास एनर्जी का कोई भी सवाल होगा तुरंत ये पता होगा कि कहाँ पे कौन सी एनर्जी किसके फॉर्म में है। जनरली रेशियो बेस्ड सवाल आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, कर लोगे। सवाल करा देता हूं एनर्जी वाले, ये करा दिए थे। हाँ, जैसे ये सवाल है बच्चा पार्टी AIPMT 2003 का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एम्पलीट्यूड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, मतलब जब पार्टिकल, क्या सिखाया था, यहां 0, ये A/2, ये A/√2, ये √3a/2 और ये A। मैंने क्या सिखाया, सिंपली अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिखना है तो ध्यान रखो मीन पोजीशन पे 0 होती है, यहाँ पे 1/4 हो जाएगी, यहाँ पे 50% हाफ हो जाएगी, यहाँ 3E/4 हो जाएगी, यहाँ E हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है। काइनेटिक एनर्जी को इसी को रिवर्स लिख दो, काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ E/4 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ हाफ हो जाएगी, यहाँ 3E/4 हो जाएगी और यहाँ E हो जाएगी। मेरे मेथड से 2-4 बार भी प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत तोड़ हो जाओगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की रिलेशन हो गई, ये काइनेटिक एनर्जी। कुछ नहीं सॉल्व करना है। पूछा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा है, हाफ द एम्पलीट्यूड पे, इस पे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, E/4 है, ऑप्शन नंबर 1। कुछ खास सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाता है आप लोगों के लिए। आई होप यहाँ तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे। क्लियर है दोस्त? एक सवाल और करो। 1996 में पूछा हुआ सवाल है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 द एम्पलीट्यूड व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक। देखो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक, मतलब बेसिकली तुमसे सवाल में क्या पूछ रहा है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज काइनेटिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है। ये बात तो तुम्हें अभी तक बिल्कुल अच्छे से याद हो गई होगी, A/2, A/√2 और √3a/2 और A। इतना आलस आता है इन सबों को कुछ भी ज्यादा लिखने में कि हमेशा हाफ द एम्पलीट्यूड लिखना इजी है, तो ज्यादा तर यही पूछा जाता है हाफ द एनर्जी के लिए। मैंने बता रखा है कि यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो यहाँ 0 होती है, यहाँ टोटल का 1/4 होती है, यहाँ टोटल की आधी हो जाती है, यहाँ 75% मतलब 3E/4 हो जाती है, और यहाँ तो टोटल एनर्जी होती है। किसके लिए? लेकिन ये तो काइनेटिक एनर्जी की बातें हैं, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की बातें हैं। अब की बार तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, काइनेटिक एनर्जी उल्टा हो जाता है, जब ये E
होता है तो ये 0 होता है, जब ये 0 होता है तो ये E हो जाता है, ऐसे चलता है, फिर ये E/4 हो जाता है, ये दोनों में यहाँ बराबर होते हैं, यहाँ 3/4 एनर्जी होती है। हाफ द एम्पलीट्यूड पे पूछा है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ द एम्पलीट्यूड पे कितनी है, 3E/4 है। टोटल एनर्जी क्या होती है एसएचएम की, E ही ले रहे होते हो, तो काट दो, खटाखट कट गए, 3/4 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस। क्या कुछ भी समय भी लगता है, कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है अगर तुम ये टेबल याद रख लो, ठीक है ना। कोई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखना है, ना तुम्हें फेजर जो खतरनाक सा तुमने इतना टाइम पास किया है एसएचएम में वो तुम्हें ध्यान रखना है। सारी चीजें सिंपल सी ट्रिक से तुम कर सकते हो। दोनों को याद करने के तरीके भी और ट्रिक्स भी मैंने तुम्हें बता दी है। अच्छा देखो एक क्वेश्चन है, द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर जॉइंड इन सीरीज, द इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। किसमें है बच्चा पार्टी, आर इन सीरीज, तो सीरीज में 1/k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दोगे, 1/K1 + 1/K2 हो जाता है। सॉल्व कर लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, K1 K2 आ जाएगा और यहाँ K2 + K1 हो जाएगा। तो यहां से K इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, K1 K2 अपॉन K1 + K2 आ जाएगी। आई होप यहां तक कंफर्टेबल हो गए। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, सुपर इजी टॉपिक है, सबसे हाईली स्कोरिंग टॉपिक होता है ऑसिलेशन, बहुत ही सिंपल होता है, देखने में लगता है कि बहुत ही मैथमेटिकल और बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन सुपर इजी है अगर अच्छे से पढ़ाई करो तो। ठीक है, तो एनर्जी क्लियर हो गया। देखो कितने सारे सालों में सवाल आए हैं। अब एक चीज और है जो सवाल पूछे जाते हैं जनरली सवालों पे, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम पे। 2019 में, 15 में, 2000 में, 1994 में, 1997 में, 1990 में सवाल पूछे गए हैं सुपर ऑफ पोजिशन ऑफ एसएचएम। तो समझना बच्चा पार्टी, अगर तुम्हें कोई इस तरीके का एसएचएम दे दिया A sin ωt + B cos ωt + C, तो अगर तुमसे इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछ देगा, देखो साइन और कॉस वाले टर्म जो है, साइन और कॉस में क्या 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे होते हैं उनका रिजल्टेंट क्या निकालते हैं, √A² + B²। वैसे इसका एम्पलीट्यूड A, इसका B, तो रिजल्टेंट आ जाएगा √A² + B²। क्योंकि C अलग से था तो C यहाँ पे भी ऐड करोगे, तो A sin ωt + B cos ωt + C अगर लिखा होगा, इस फॉर्म में लिखा होगा, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √A² + B² + C। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा होता, A sin ωt + C दे रखा होता, एम्पलीट्यूड पूछा होता, तो अगर ये वाला टर्म, बीच वाला टर्म नहीं है, मतलब बीच वाला टर्म 0 है, बस इसी फॉर्मूले में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला निकाला आपने, उसमें B की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, B 0 पुट करते ये A हो जाएगा, A + C हो जाएगा। मान लो B sin ωt वाला टर्म नहीं दे रखा होता, B cos ωt + C का तुमसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा होता, इस फॉर्मूले में A की वैल्यू 0 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा B + C। मान लो C नहीं दे रखा होता, सिर्फ इतना दे रखा होता A sin ωt + B cos ωt, तो इसी फॉर्मूले में C की वैल्यू 0 पुट कर दो, √A² + B², फाइनल आंसर होता, जो कि ऑप्शन हाईलाइट नंबर 2 है। ये A sin ωt + B cos ωt दे रखा होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड √A² + B² आ जाता है। अब कई बार क्वेश्चंस आते हैं सुपरपोजिशन पे कि शेप ऑफ रिजल्टेंट ऑसिलेशन क्या होगा। अगर दो ऑसिलेशंस, दो एसएचएम अगर सुपर इंपोज करते हैं, दो डिफरेंट एसएचएम सुपर इंपोज करते हैं, तो रिजल्टेंट का शेप कैसा आएगा, इस पे भी सवाल बनते हैं। तो समझना, इफ टू एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड आर सुपर इंपोज्ड, इस चीज का होना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है 2 SHM ऑफ सेम एम्पलीट्यूड आर सुपर इम्पोज, सेम एम्पलीट्यूड आर सुपर इम्पोज, देन शेप ऑफ रिजल्टेंट। मान लो ये कोई SHM है A sin ωt और दूसरा है A sin ωt + phi, दोनों में जो फेज डिफरेंस है कितने का है, phi का है, तो जो शेप होगा इस फेज डिफरेंस phi पे डिपेंड करता है। जो दोनों, इसका देखो इसमें कोई फेज नहीं है और इसमें फेज है phi, तो जो रिजल्टेंट का शेप होगा वो इस phi पे डिपेंड करता है। तो जो शेप ऑफ जो रिजल्टेंट आएगा y1 + y2 वो क्या होगा बच्चा पार्टी, 3 शेप पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड इलिप्स। स्ट्रेट लाइन शेप कब बनेंगे, जब phi, ये एंगल आपको 0 या पाई दे रखा होगा तो शेप कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। 0 या पाई दे रखा होगा इन दोनों एसएचएम का शेप, तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। वहीं सर्कुलर हो जाएगा अगर phi की वैल्यू π/2 या 3π/2, 90 या 270 डिग्री दे रखा होगा, उस केस में सर्कल शेप बनेगा। 0 और पाई पे, 0 और 180 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन शेप बनता है। और वही अगर इन दोनों वेव के, दोनों जो एसएचएम है उनके बीच का फेज डिफरेंस
पाई बाय 4 या 3 पाई बाय 4 हुआ, पाई बाय 4 या 3 पाई बाय 4 हुआ मतलब 45 डिग्री या 135 डिग्री हुआ, पाई बाय 4 या 3 पाई बाय 4 हुआ, उस केस में शेप एलिप्स बनेगा। इन एंगल के अलावा चौथा या पांचवा एंगल तुम्हें देगा नहीं, ठीक है। तो शेप के लिए 3 शेप की पॉसिबिलिटी होती है, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर एंड एलिप्स। बाकी सब रैंडम शेप बनते हैं, कोई बहुत फिक्स शेप नहीं बनते, तो उन पे सवाल नहीं बनते। यही 3 फिक्स शेप बनते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड एलिप्स। तो स्ट्रेट लाइन कब? जब थीटा की वैल्यू 0 या 180 डिग्री हो। सर्कल कब बनेगा? जब थीटा की वैल्यू 90 या 270 डिग्री हो, मतलब पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2। और एलिप्स कब बनेगा? जब दो एसएचएम जो सुपर इंपोज कर रहे हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस किसके बराबर हो? पाई बाय 4 45 डिग्री या 135 डिग्री 3 पाई बाय 4। पाई बाय 4 या 3 पाई बाय 4 के केस में आपका एलिप्स जैसे शेप की बनता है। आई होप यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे। ये सारे सवाल आपसे बहुत बढ़िया से, बहुत इजी से हो गए होंगे, और जो मैंने आपको की पॉइंट्स और शॉर्ट ट्रिक्स बताए उसे आपने बहुत एंजॉय किया होगा। और ये शानदार से माइंड मैप्स और शानदार सा चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब आपका होमवर्क ये है कि जो मैंने माइंड मैप बनाया है, सिर्फ इसी की नॉलेज के बेसिस पे आप पिछले 30 साल के पीवाईक्यू करके देखिए, और आप माने पाएंगे कि मोर देन 90% आप क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस माइंड मैप को देख के भी कर सकते हैं, अगर आपने शॉर्ट ट्रिक्स को अच्छे से एक बार देखा होगा, समझा होगा। ठीक है दोस्त, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।